वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एमटीपी सीएमए का एमटीपी सिलेबस 2016 जून 2020 और दिसंबर 2020 का सेट 1 जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था उसको डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 9 है ओएमएसएम, पेपर नंबर 9 है ओएमएसएम और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। चलिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमटीपी पेपर नंबर 9 सिलेबस 2016 देखोगे जून 2020 और दिसंबर 2020 दोनों एग्जामिनेशन के लिए सेम सेट पेपर है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट में कर कर डिस्कस करेंगे हम लोग। आज हम लोग इसमें जो एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे ओएम पार्ट में। प्रैक्टिकल पार्ट बहुत कॉमन है, जो सबको आता है उसमें उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर दूंगा। चलिए, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 1 में सबसे पहले आपको एमसीक्यूज हैं, यानी 10 एमसीक्यूज हैं, 10 मार्क्स का है। पेपर का भी पैटर्न फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू का ही आ रहा है, और नए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी आप देखे होंगे कि आपको 22 मार्क्स का, जिसमें 10 एमसीक्यूज हैं, 6 आपका मैचिंग और 6 ट्रू एंड फॉल्स हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन का पैटर्न हमारा लगभग सेम है। तो एमटीपी में अगर आते हैं, हमने बिट क्वेश्चन भी आप लोगों के एमसीक्यू में दिया है, आप लोग हो सके तो उसको भी देखते रहिएगा, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन बिट क्वेश्चन में बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं जो चांसेस है आने का एमसीक्यू में, तो आप लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज करते रहिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करें, और टाइम टू टाइम जो इंफॉर्मेशन होंगे हमारे सब्जेक्ट का, मैं बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट के उसके बारे में नहीं करता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ। जो आपका पेपर है मेनली हमारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ना कि हमें इधर उधर की बातें करना है। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बात कर रहे हैं, ताकि हमें स्टूडेंट्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके पेपर नंबर 9 में। हमें बाकी पेपर के बारे में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बाकी पेपर में तो आप लोग खुद ही समझते हैं, और सीएमए के स्टूडेंट्स खुद ही समझदार हैं, तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारे पास ए है, चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। पहला है टू डिसाइड वर्कलोड फ्रॉम मेन एंड मशीन। आपको वर्कलोड डिसाइड करना है मेन और मशीन में, तो क्या करोगे, कौन सा फोरकास्टिंग यूज करोगे? मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग हमारा होता है 3 से 6 महीने तक का। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग डे से वीक के बीच में होता है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग हमारे पास 1 ईयर एंड मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग रेंज एंड मीडियम रेंज। अब सोचने वाली बात है, हम वर्कलोड डिसाइड करेंगे मैन एंड मशीन पे। मुझे वर्क ट्रांसफर करना है अपने मशीन पे और उस पे वर्कर काम करेंगे, तो आप तो लॉन्ग टर्म तो सोचोगे नहीं, आप उसमें मीडियम टर्म सोचोगे नहीं, सोचोगे आप डे बाय डे भी सोच सकते हो उसमें। आपका यह लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में हमारे पास यूज होगा यहां ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट का बी ऑप्शन है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन।
कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार प्रोडक्शन का है। ऑलवेज लाइन लेआउट होता है, यानी हम एक सीक्वेंस में हम प्रोडक्शन करेंगे। लाइन लेआउट यानी हम प्रोडक्ट लेआउट भी जिसको कहा जा सकता है, यानी ए हमारा ऑप्शन होगा सेकंड का। थर्ड नंबर, जनरली कंटिन्यूअस प्रोडक्शन द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट। अगर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की जाती है तो प्रोडक्शन कैरिड आउट होता है, किस लिए? फॉर कस्टमर ऑर्डर, सिर्फ कस्टमर ऑर्डर पे होता है या कोई और भी हो सकता है? गवर्नमेंट ऑर्डर्स, सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर्स, फॉर स्टॉक एंड सप्लाई, फॉर रिच कस्टमर नहीं, फॉर स्टॉक एंड सप्लाई। मेरा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है तो मैं प्रोडक्शन करके स्टॉक करूंगा और उसको सप्लाई करूंगा, यह मेरा होगा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? साइकिल टाइम सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग ऑफ लाइन, यह लाइन बैलेंसिंग से रिलेटेड है। साइकिल टाइम, साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम इज स्लाइटली ग्रेटर देन होता है हाईएस्ट टाइम एलिमेंट्स। हमारे पास साइकिल टाइम ऑलवेज हाईएस्ट टाइम होता है एलिमेंट का, जो भी गिवन प्रॉब्लम होगा। चलिए इसमें देखते हैं। मस्ट ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं, मस्ट बी लेस देन हाईएस्ट टाइम एलिमेंट नहीं, मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन हाईएस्ट टाइम एलिमेंट। सी ऑप्शन होगा, 4 का सी। 5 नंबर, 5 नंबर में क्या आएगा हमारा? 5 नंबर में आएगा हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोजेक्ट सिस्टम। हमारे पास प्रोडक्ट सिस्टम और प्रोजेक्ट सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? सबसे पहला हमारे पास है प्रोजेक्ट सिस्टम इज इक्विपमेंट एंड मशीनरी आर फिक्स्ड वेयर एज प्रोडक्ट सिस्टम आर मूवेबल। दूसरा, प्रोडक्ट सिस्टम मशीनरी इक्विपमेंट आर फिक्स्ड एंड प्रोजेक्ट सिस्टम आर नॉट फिक्स्ड। ध्यान देना, प्रोजेक्ट सिस्टम में एक्टिविटीज अलग अलग होते हैं, वहां पे मैन और मशीन यानी कि मशीन इक्विपमेंट्स आपका फिक्स नहीं होता है, लेकिन पहला ऑप्शन में तो फिक्स कह रहा है तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, प्रोडक्ट सिस्टम में मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर फिक्स्ड, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए मशीन और इक्विपमेंट हमारा फिक्स है, तो उसे क्या कहेंगे हमारे पास? वह प्रोडक्ट सिस्टम एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स आर फिक्स्ड एंड प्रोजेक्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। उस एक्टिविटीज में हमारे पास क्या होगा? इक्विपमेंट्स वह फिक्स नहीं होता है, तो बी ऑप्शन होगा। डायरेक्टली यहां पे बी ऑप्शन आ रहा है। Question number 6. In an organization, production planning and control department comes under, production planning and controls comes under, हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल किस डिपार्टमेंट में आएगा? प्रोडक्शन इज रिलेटेड, यानी कि प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन जनरल टर्म्स, इन जनरल मीडियम रेंज फोरकास्टिंग पीरियड विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 ईयर लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है, 2 to 3 डेज हमारा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है, 3 to 6 मंथ हमारे पास मीडियम रेंज है, 10 to 20 ईयर्स लॉन्ग रेंज होता है, यानी हमारे पास इसका सी ऑप्शन होगा। 7 का सी ऑप्शन है। 8, द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को मुझे शेड्यूल करना है, अब प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए कौन से मेथड अप्लाई करते हैं? अब अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात में सोचना है हमें, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं प्रोजेक्ट को शेड्यूल करूंगा तो पट सीपीएम मेरा इसका मेथड है, तो हमारे पास पट एंड सीपीएम, दिस इज द सी ऑप्शन। 7 का सी, सॉरी 8 का सी, सॉरी 8 का सी। जेड चार्ट, जेड चार्ट किस चीज से रिलेटेड है? प्रोसेस यूज्ड इन प्रोडक्शन, क्वालिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, बोथ प्लान एंड परफॉर्मेंस एंड डेविएशन फ्रॉम द प्लान। यानी हमारे पास देखो जेड चार्ट में हमारे पास प्लान एंड परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उसमें कितना डेविएशन होगा फ्रॉम ए प्लान, दिस इज द सी ऑप्शन।
9 का सी, 10 का, टेन का। वन ऑफ द एम्स ऑफ लोडिंग इज, लोडिंग का मेन एम्स क्या है? टू फिनिश द जॉब अर्ली एज पॉसिबल, टू मिनिमाइज द मटेरियल यूटिलाइजेशन, टू इंप्रूव द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टू कीप ऑपरेटर आइडल टाइम एंड मटेरियल वेटिंग टाइम एंसिलरी टाइम मशीन एट मिनिमम। सबसे पहली बात, हमें लोडिंग मतलब मैं जॉब को मशीन पे ट्रांसफर करूंगा, तो क्या मतलब है? क्या सिर्फ हमारे पास यह है कि फिनिश जॉब अर्ली पॉसिबल, मिनिमाइज द मटेरियल यूटिलाइजेशन? नहीं, लोडिंग का मतलब क्या है कि मेरा मैन और मशीन आइडल नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, मशीन वेट कम करे, इस तरह का होना चाहिए। यानी टू कीप ऑपरेटर आइडल, मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन टाइम इज एट मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। यानी डी ऑप्शन होगा इसका, 10 का डी ऑप्शन। मैचिंग का क्वेश्चन आते हैं। चलिए, मैचिंग में कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। सबसे पहला आपके पास मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग किससे रिलेटेड होता है? हमने बिट क्वेश्चन के मैचिंग में भी इस चीज को किया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। यानी ए का 4 है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक पार्ट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड है। 5th ऑप्शन होगा। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी इज AOQ। आप याद रखोगे AOQ, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी इज रिलेटेड विद क्वालिटी कंट्रोल, वह क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है। मेथड टाइम मेजरमेंट MTM इज द वर्क मेजरमेंट, इसका 6 ऑप्शन है हमारे पास। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मेथड विच डिटरमाइन द प्रोडक्ट मिक्स, कितनी हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स हो सकती है। एंड वैल्यू एनालिसिस इज यूज्ड इन कॉस्ट कंट्रोल, यानी 2nd ऑप्शन। देखिए, अब हमारे पास मैचिंग के बाद आता है अब हमारा ट्रू फॉल्स। सबसे पहला, इट इज डिजायरेबल, देखो इट इज डिजायरेबल टू कंडक्ट वर्क मेजरमेंट आफ्टर मेथड स्टडी, यह ट्रू स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा है कि मेथड स्टडी प्रीसीड्स द वर्क मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट से पहले मुझे मेथड स्टडी करना होता है, तो यहां ट्रू ऑप्शन है, या दिस इज द ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सेकेंड, टू कैरी आउट जॉब इवैल्यूएशन स्टडीज पॉइंट सिस्टम इज द बेस्ट मेथड, बिल्कुल सही बात है, यह ट्रू है। इफ द टोटल फ्लोट वैल्यू इज 0, इट मीन्स रिसोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट द एक्टिविटी विदाउट डिले, दिस इज ऑल्सो द ट्रू। इंसेंटिव्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर लोअर वेजेस, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, यह फॉल्स है। पर्सनल मैनेजर हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्टिविटी, इट इज द जॉब ऑफ टेक्निकल पर्सनल, नहीं, पर्सनल मैनेजर की प्रोडक्टिविटी से क्या है? इट इज द जॉब टेक्निकल पर्सनल, नहीं, यह टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल में भी होता है, यानी हमारे पास यह फॉल्स स्टेटमेंट है। रैंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन टेक्निक, वह वन ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन टेक्निक है, बिल्कुल यह सही है हमारे पास, यह ट्रू है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? देखिए, थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब सबसे पहली बात है कि अगर आप थ्योरेटिकल इस पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको थ्योरी के पार्ट में भी समझना है। अब कहते हैं कि डिस्कस द सम रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की मैं बात करूं, ऑपरेशन मैनेजमेंट की मैं बात करूं, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा यह देखना होगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट।
वह बिजनेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। यानी बिजनेस जब हम मैनेज कर रहे हैं उसी के बीच में हम बिजनेस ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, वो क्या करता है, ओवरसीइंग एंड डिजाइनिंग द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कैसे हमारे पास डिजाइन किया जाए, कैसे सिस्टम को डिजाइन किया जाए, कैसे उसको हम कंट्रोल करें, ये हमारा प्रोडक्ट यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन जब रिसेंट मॉडर्नाइजेशन चेंज होता है तो हमारे पास मॉडर्नाइजेशन में हमें क्या क्या सोचने चाहिए, वो रिसेंट ट्रेंड क्या है। अब सबसे पहला अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी कस्टमर आप ढूंढोगे तो कस्टमर ढूंढने के लिए आपको मार्केट प्लेस चाहिए। तो मार्केट आज के डेट में क्या होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट सिर्फ समझा रहा हूं। पहला पॉइंट होगा ग्लोबलाइजेशन। दूसरी बातें अब आती है सेकंड, अब आप प्रोडक्शन करोगे तो स्ट्रेटजी तैयार करोगे ना, तो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी आप यह उसको तैयार करोगे। आपका क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में कौन कौन से मशीन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, किस तरह का पर्सनल की जरूरत है, आपको उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए मैं कह रहा हूं डे टू डे चेंज होगा तो टेक्नोलॉजी भी चेंज होगा, तो आपके सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो यहां फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, टाइम ज्यादा नहीं कंजम्पशन होना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कहता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जितने पर्सन इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में उन सभी का कंट्रीब्यूशन होता है, ऑल एम्प्लॉय होना चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट होता है, तो वह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। एंड हमारे पास 6 इज टेक्नोलॉजी, यानी 6 पॉइंट्स आपको यहां ध्यान रखने होंगे। मार्केट प्लेस, ग्लोबल मार्केट प्लेस, दूसरा प्रोडक्शन स्ट्रेटजी और ऑपरेशन स्ट्रेटजी, थर्ड हमारे पास होगा फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ हमारे पास टाइम रिडक्शन, फिफ्थ इज TQM एंड सिक्स्थ इज आपका टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो टेक्नोलॉजी के कारण आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पहला पार्ट हुआ, इस सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यह आपका क्वेश्चन फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। आप सिंपल सा देखोगे, फोरकास्टिंग है, पॉपुलेशन दिया हुआ है और आपका टेलीविजन सेट्स दिए हुए हैं, फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है। और फोरकास्टिंग में किस मेथड से होगा, रिग्रेशन मेथड से। आप इसको सॉल्व करिए और जो लोगों को आपको जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और वहां आप मुझे सॉल्व करके भेजिए आंसर। आई विल चेक दिस क्वेश्चन एंड देन आपको मैं रिवर्ट बैक करूंगा। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी का, ए का फर्स्ट पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर बी आपका रिग्रेशन एनालिसिस फोरकास्टिंग चैप्टर का है। आप इसको सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि फोरकास्टिंग का चांसेस बना हुआ है आने का। चलिए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, व्हाट इज द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो लाइफ तो होगा ही होगा। चाहे देखते हो ह्यूमन बीइंग की भी तो लाइफ है। ह्यूमन बीइंग में भी एक बचपन आता है, यानी बाल्यावस्था जिसको कहते हैं, चाइल्डहुड है, उसके बाद टीनेजर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास एडल्ट फेज होता है, फिर एल्डर फेज हो जाता है। 4 फेज उसमें भी है, हमारे पास प्रोडक्ट में भी ऐसा ही है। तो प्रोडक्ट में भी यही फेज आता है। एक होता है इंट्रोडक्शन फेज, उस समय हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी डेवलपमेंट से लेकर हमें मार्केट तक लाने का जो समय होगा वह इंट्रोडक्शन फेज होता है। उसके बाद ग्रोइंग फेज होता है, मार्केट में वह प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टेज इज ग्रोइंग फेज, ग्रोइंग स्टेज, एंड थर्ड इज मैच्योरिटी, यानी उस लेवल पे आपको या उसके बाद वह प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग की ओर जाता
जाता है तो हमारे पास क्या हो गया, वह मैच्योरिटी फेज हो गया। एंड फोर्थ फेज हमारा क्या आएगा, डिक्लाइनिंग फेज, जहां पे हमें यह सोचना होता है कि हमें प्रोडक्ट को अब क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग के 4 स्टेज, उसी तरीके से प्रोडक्ट के भी 4 स्टेज होते हैं, ये आप ध्यान रख लेंगे। तो ये आपका पहला इसमें आ गया। अब बात आती है TQM की। अगर मैं TQM की बात करूं, 3A का बी पार्ट, 3 का बी पार्ट, ए पार्ट में तो आपको 4 स्टेजेज हो गए, हमने 4 स्टेज मैंने बता दिया 3 के। TQM क्या होता है, कंटिन्यूअस एफर्ट होता है। इसमें जितने भी हमारे पास इंप्लॉय इन्वॉल्व हैं वो उन सभी का एफर्ट होता है, और उन्हीं एफर्ट के आधार पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल हायर हो, यानी दिस इज द कंटिन्यूअस एफर्ट। ठीक है, अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, एक बार इंप्रूवमेंट की नहीं है, कंटिन्यूअस एफर्ट है तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी होगा। यानी हमारे पास इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का होगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मेन गोल होगा, यहां पे कंटिन्यूअस एफर्ट होगा। यानी 3 चीजें हमें ध्यान रखनी होती है यह TQM में, यानी TQM इज ए कंटिन्यूअस एफर्ट, यानी इन्वॉल्व एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूअल एफर्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये पहला पॉइंट्स होता है इसमें। अब इसमें हमारे पास 3 चीजें ध्यान रखता है कि हमारे पास नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर इंप्रूवमेंट चलता है, कंटिन्यूअस होता है पहला, दूसरा एवरी इंप्लॉय इन्वॉल्व होते हैं, तीसरा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है। यह 3 पॉइंट पे सारा TQM वर्क करता है। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला आपका टोटल क्वालिटी, यानी एवरी टाइम क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि कस्टमर के द्वारा ही आप क्वालिटी की इंप्रूवमेंट करोगे, क्यों, माना जाता है कि कस्टमर ही क्रिएशन है क्वालिटी का। यह ध्यान रखना, क्रिएशन ऑफ क्वालिटी, कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, कस्टमर उस सर्विस को यूज कर रहा है, तो उस केसेस में वही बता सकता है कि इसमें क्या दिखते हैं, वही चीजें यहां ध्यान रखनी है। तो यहां पे ध्यान इस चीज को रखते हुए, यानी सेकंड प्रिंसिपल आ जाता है कि कस्टमर इज अ क्रिएशन ऑफ क्वालिटी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इंप्रूव द प्रोसेस, इंप्रूव प्रोसेस स्ट्रेटजी टू प्रोड्यूस द गुड्स। जो भी हमारे पास होगा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना होगा, यानी इंप्रूव प्रोसेस सिस्टम, आपको प्रोसेस सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस क्या होगा हमारे पास, इंप्रूवमेंट। जो काइजन की बात कर रहे हैं, काइजन क्या कहता है, क्वालिटी का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, नेवर एंडिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। ये हमारे पास 4th प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारे पास है 5th प्रिंसिपल, ऑल वर्कर्स शुड बी इंगेज्ड। यह सारे वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे, वर्कर्स किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। ग्राउंड डिसीजन एंड एक्शन ऑलवेज होना चाहिए, किसी भी नॉलेज में आपका ग्राउंड डिसीजन और उसका एक्शन क्या होगा, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना है प्रिंसिपल में। और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, यह TQM के प्रिंसिपल के लिए। ये चीजें आपको TQM में ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है। असाइनमेंट प्रॉब्लम है, यह असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो असाइनमेंट का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हो तो असाइनमेंट में सबसे पहले आप बैलेंस चेक करो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। उसके बाद पहला रो रिडक्शन करोगे, उसके बाद कॉलम रिडक्शन करो, उसके बाद आप क्या करोगे, चेक करोगे कि यह जो हमने रिडक्शन किया है उसको मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कवर अप करें। अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कवर अप हो जाता है तो हमारा ऑप्टिमम है और अलॉटमेंट होता है। ये नॉर्मल असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों का MTP1 का क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजिए। बी पार्ट आपका किसका है, बी पार्ट आपका देखोगे, ये स्मॉलर रिटेल हैज स्टडीड द वीकली रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ओवर द पास्ट 200 वीक्स। 200
सप्ताह का डेटा लिया हुआ है रिसीट्स और पेमेंट्स का। बिल्कुल सही बात है, रिसीट्स और पेमेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और रैंडम नंबर दिया हुआ है। रैंडम नंबर रिसीट्स का अलग दिया हुआ, पेमेंट्स का अलग दिया हुआ है। इसका मतलब यह क्वेश्चन शेड्यूलिंग का है। आप शेड्यूलिंग का क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रैंडम नंबर इंटरवल ऑफ किसका निकालोगे, वीकली रिसीट्स का, और एक टेबल वीकली रिसिप्ट्स का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम नंबर इंटरवल कैलकुलेट करोगे और उसके बाद एक टेबल फॉर्म करोगे रैंडम नंबर के आधार पे। रैंडम नंबर क्या होगा, एक रैंडम नंबर आपके पास रिसीट्स का है, उस रिसीट्स के रैंडम नंबर से आपका रिसीट कितना होगा ये निकल के आएगा। उस पेमेंट का रैंडम नंबर से पेमेंट का आएगा। लेकिन रिसीट्स और पेमेंट के रैंडम नंबर से ऊपर से पहले ओपनिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग बैंक बैलेंस 8,000 रुपया है, उसी के अनुसार ओपनिंग बैलेंस अगर जैसे मैंने किसी भी, चलिए देखिए इसको अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर देखिए सबसे पहले हमारे पास रैंडम नंबर रिसीट्स का अगर होता है तो यहां रिसीट्स होगा, कितना रिसीट्स आया, फिर उसके बाद रैंडम नंबर पेमेंट्स का आएगा, फिर हमारे पास पेमेंट्स कितने आएंगे इसका एक कॉलम बनेगा, आपका बैलेंस कितना होगा ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 8,000। ये हमारा है ओपनिंग रिसीट्स 8,000 है। इसके बाद आप रैंडम नंबर लिखोगे सबका किसका, फिर आपका यहां क्या आएगा, कितनी रिसीट्स आई है और कितना पेमेंट्स आया है। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग, फार्मूला क्या लगाएंगे, ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से हम टेबल फॉर्म कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, उस सभी जितने भी हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं उन सभी का टोटल आएगा, उसमें आपको मैक्सिमम कितने रिसीट्स आई यह निकाल सकते हैं, और एवरेज निकालना होगा तो एवरेज में निकाल लेंगे। यह सिमुलेशन का नॉर्मल क्वेश्चन है, यह बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 का ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डायग्राम तैयार करना है, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 सबसे सिंपल डायग्राम होता है। अब कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम, आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। क्रिटिकल पाथ जो हाईएस्ट टाइम ड्यूरेशन जिस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। उसके बाद टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए आप एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉरवर्ड पासिंग मेथड से करेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम बैकवर्ड पास मेथड से निकालेंगे। अब ये दो चीज ध्यान रखेंगे, पहले अर्लीस्ट टाइम निकालेंगे फिर उसके बाद लेटेस्ट फिनिश टाइम निकाल लेंगे। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे, एक्टिविटी के टाइम ड्यूरेशन को ऐड करेंगे तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। लेटेस्ट फिनिश टाइम में अगर मैं माइनस कर दूं टाइम ड्यूरेशन तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा, और लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस कर दी जाए तो टोटल फ्लोट आ जाएगा, वो हर एक्टिविटीज का निकल सकता है। तो ये तो आपका यहां तक का क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। अब बात आती है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेन्स प्रोजेक्ट मस्ट हैव बीन द एक्टिविटीज। ध्यान देना,
अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं 2 to 5, 3 to 7 और 5 to 8 एंड 8 to 9 का मुझे कितने क्रेन की जरूरत है, इस क्रेन को नंबर ऑफ क्रेन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, बिना डायग्राम बनाए हुए हम लोगों का यहाँ पे क्रेन्स नहीं पता लगेगा। चलिए यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 का ए। डायग्राम तैयार करते हैं। 1 to 2 एक्टिविटीज, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, यानी 1 नोट से 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 6, 4 to 6 भी है, 4 to 6 भी है, एंड 3 to 7। इसको इस तरीके से कर लेते हैं। गड़बड़ हो गया। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब देखोगे जरा, हमारे पास डायग्राम तो बनाएंगे आप इसमें। अब 2 to 5 देखो, 2 to 5 और 3 to 7, 3 to 7। अब देखो, और उसके बाद कहते हैं 5 to 8। देखो 5 to 8 एक्टिविटीज, ध्यान देना 5 to 8 एक्टिविटीज 2 to 5 एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रहा है। 2 to 5 2 to हमारे पास है 5 to 8, 2 to 5 पे वह डिपेंड कर रहा है। अगर वह डिपेंड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो अगर 2 to 5 के कंप्लीट होने के बाद ही 5 to 8 स्टार्ट होगा, 2 to 5 के कंप्लीट होने के बाद ही 5 to 8 कंप्लीट स्टार्ट होगा। मतलब 2 to 5 में एक क्रेन की मुझे जरूरत होगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में एक ही क्रेन की जरूरत है। जो 2 to 5 एक्टिविटीज के क्रेन कंप्लीट कर लेगा तभी वो 5 to 8 पे जाएगा। तो 2 to 5 का क्रेन हम 5 to 8 पे यूज कर सकते हैं। अब लेकिन 3 to 5, 2 to 5 पे 3 to 7 इज नॉट डिपेंड ऑन 5 to 3 to 7, यानी 3 to 7 2 to 5 पे वह डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उसमें उसके लिए मुझे अलग क्रेन की जरूरत होगी, तो इसलिए वहां पे हमें अलग क्रेन रखने होंगे। मतलब एक क्रेन तो आपको 2 to 5 पे रखना पड़ेगा और एक क्रेन आपको रखना पड़ेगा 3 to 7 पे। जैसे ही 2 to 5 कंप्लीट हो जाएगा
तो आपका वह 2 to 5 वाला जो क्रेन होगा वह 5 to 8 पे चला जाएगा, और 5 to 8 जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, 8 to 9 पे ट्रांसफर होगा। यानी आप मैक्सिमम 2 क्रेन से आप काम कर सकते हो। इसका आंसर सेकंड पार्ट में 2 क्रेन होंगे, सिर्फ 2 क्रेन पे यह काम कंप्लीट किए जा सकते हैं। बी पार्ट रिप्लेसमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या कहता है, आपका मशीन 15,000 रुपए का है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना है 3500, टोटल 18,500 का है, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 500 है, ओनली बिकॉज ऑफ द फर्म मोनोपोली। बिल्कुल सही बात है कि जब भी बेचोगे तो आपको 1500 रुपए में बिक रहा है। तो सबसे पहले आप रिप्लेसमेंट पता करने के लिए कौन सा मेरा इकोनॉमिक टाइम होगा, तो रिप्लेसमेंट क्या निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप क्या निकालोगे, पहले क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालो। क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या करना है आपको, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू निकालने हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट आपका 18,500 है, क्योंकि 15,000 प्लस 3,500 आपका क्या होगा, वह होगा आपके पास क्या चीज 18,500। और हर साल का आपका कहता कि हर साल आपका क्या है, स्क्रैप वैल्यू 1500 रुपया है। तो कभी भी बेचो, यानी कि कभी भी बेचोगे आपको 1500 रुपया ही मिलने वाला है। तो पहले साल का जो कॉस्ट माइनस स्क्रैप, मतलब इतना आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, एज लाइक ए डेप्रिसिएशन मान के चलो। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप कितना आ रहा है, हर साल आपका कितना हो जाएगा, 1500 माइनस कर देंगे 18,500 में से 17,000 रुपए का आपका हर साल का होगा। हर साल का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू उसको ऐड कर देंगे किससे, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट से। तो टोटल क्या होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा। टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हर पर्टिकुलर ईयर से डिवाइड करते चले जाएंगे। फर्स्ट ईयर को फर्स्ट से, सेकंड ईयर में 2 से, और जिस ईयर में सबसे लीस्ट एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा वही मेरा ऑप्टिमम टाइम पीरियड होगा। यानी क्वेश्चन नंबर बी का यह पार्ट है। यानी यहां तक आप लोग इसको कर लेंगे। आपको इतना आप लोग करें कि मुझे क्वेश्चन आप किसका किसका भेजना है, आपको फोरकास्टिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको और किसका सॉल्व करना है, असाइनमेंट का करना है, और किसका सॉल्व करना है, सिमुलेशन का, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डायग्राम बनाइए। और अगर डाउट्स होगा मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसको वीडियो बनाकर और भेज दूंगा, आप लोग उसको देखेंगे। ये तो रहा एमटीपी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया क्या चीज, हमने डिस्कस कर लिया जो एमसीक्यूज, मैचिंग और आपका ट्रू फॉल्स तो हुआ ही, लेकिन हमने थ्योरेटिकल पार्ट के पॉइंट्स भी हमने बताए, जो पॉइंट्स आप लोग याद कर सकते हैं। और हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें सॉल्व करना होगा उसका मैंने ओवरव्यू दे दिया है। उसी तरीके से आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको ओएम का पार्ट का हो जाता है। इसके बाद बचता है किसका, एसएम का पार्ट, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लाएंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।